अस्सलामुअलैकुम 9 क्लास। हम आज पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया का जो सेकंड पार्ट रह गया है वो वाला। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि मलेरिया स्टार्ट कैसे हुई थी ये बीमारी, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस देखी, इसके लिए हाइपोथेसिस डिडक्शंस रेडी की, एक्सपेरिमेंट देखा। तो वहाँ तक ये पता चला कि ये फैला कौन रहा है, किसकी वजह से ये बीमारी हो रही थी। प्लाज्मोडियम की वजह से, जो कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स थे। एक बात तो पता चल गई। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये आई थी कि प्लाज्मोडियम कहाँ से आ जाते हैं। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम कहाँ से आते हैं, ख़ुद ब खुद तो नहीं आते हैं। अब उसके लिए फिर यानी सेकंड प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम थी कि मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, वो तो पता चल गया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अब सेकंड प्रॉब्लम ये आ गई इसी के अंदर ही कि प्लाज्मोडियम ला कौन रहा है ब्लड तक। अब उसके लिए मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की गई। 1883 में A.F. किंग एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, A.F. किंग, इसका पूरा नाम है अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग। उसने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की, तकरीबन कितनी थी वो, 20 ऑब्जर्वेशंस। उसने 20 मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की और उसे पता चला, उसमें से 20 में से हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 वाली हैं वो हम देखते हैं और हमें भी आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सी चीज़ है जो प्लाज्मोडियम एंटर करवाती है ब्लड तक। उसने देखा कि वो लोग, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, वो लोग जो कहाँ सो रहे हैं, आउटडोर यानी बाहर खुली जगहों में। उसमें उसने देखा कि मलेरिया ज़्यादा उनको हो रहा था बजाय उन लोगों के कि जो कि अंदर बंद कमरों में सो रहे थे, जो खुली जगहों में नहीं सो रहे थे। जो आउटडोर, जो खुली जगह में सो रहे थे, उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा था और जो इनडोर थे उनको कम हो रहा था। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो उसने देखी, वो लोग जो कहाँ सो रहे थे, अंडर फाइन नेट, जो जालियों के नीचे सो रहे थे। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट, बारीक जो जाली होती है जिसमें से मच्छर नहीं गुजर सकता, उनको भी मलेरिया कम हो रहा था उन लोगों की निस्बत जो नेट के बगैर सो रहे थे। वो लोग जो खुली जगह में सो रहे थे उनको ज़्यादा हो रहा था, जो ना इस जालियों के बगैर सो रहे थे उनको ज़्यादा हो रहा था। तीसरा उसने ये ऑब्ज़र्व किया, वो लोग जो किसके करीब सो रहे थे, स्मोकी फायर, धुएं वाली आग के करीब सो रहे थे, उनको मलेरिया कम था बजाय इसके जो स्मोकी फायर के करीब नहीं सो रहे थे, जो बगैर धुएं की आग के करीब उसके बगैर सो रहे थे। तो उसने देखा कि वो लोग जो खुली जगहों में सो रहे हैं उनको भी मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, जो बगैर जाली के सो रहे हैं उनको भी, जो बगैर स्मोकी फायर के सो रहे हैं उनको भी ज़्यादा हो रहा है। इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या आइडिया लगाया कि कौन फैला रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या बना, इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो हाइपोथेसिस बना वो था मॉस्किटोज ट्रांसमिट, क्या ट्रांसमिट करवा रहे हैं मॉस्किटोज, प्लाज्मोडियम। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम and so are involved in the spread of किस चीज़ के फैलाने में इनका किरदार है, स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जो ऑब्जर्वेशंस बनाएगी उनकी बेस पर हाइपोथेसिस क्या बना, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कौन ट्रांसमिट करवा रहे हैं, मॉस्किटोज, एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इस तरह से ये मलेरिया के फैलाने में भी इनका किरदार है। हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन।
अब इसी हाइपोथेसिस की डिडक्शन क्या बनाई गई? डिडक्शन है कि इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन किस चीज़ में? अगर मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया फैलाने में, देन फिर क्या होना चाहिए? देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट in mosquitoes. इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो हमें पता चला कि मॉस्किटोज़ इस बीमारी को फैलाने में उनका रोल है। अगर मॉस्किटोज़ फैला रहे हैं और इस बीमारी की वजह हमें पता है कि क्या थी? प्लाज्मोडियम। फिर अगर मॉस्किटोज़ ये बीमारी फैला रहे हैं तो मॉस्किटोज़ में भी ये प्लाज्मोडियम मौजूद होने चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट ये किया गया आगे, अगला स्टेप क्या है? एक्सपेरिमेंट। अब रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, रोनाल्ड रोज। उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उसने मुख्तलिफ मॉस्किटोज़ लिए, उन्हें मलेरियल पेशेंट से बाइट करवाया। वो मॉस्किटो जिनमें प्लाज्मोडियम नहीं था उन्हें लेकर उसने पहले जिस बंदे को मलेरिया था उनसे उसने बाइट करवाया। उन मॉस्किटोज़ में अब क्या एंटर हो गया? उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम उनके अंदर आ गया। फिर उसने उन मॉस्किटोज़ को कुछ देर के बाद जब किल करके देखा तो उसके अंदर उन्हें क्या नज़र आया? प्लाज्मोडियम नज़र आया। प्लाज्मोडियम उनके स्टमक तक जाता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर दोबारा से कहाँ आता है? उनके सलाइवरी ग्लैंड में। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो वो अपना सलाइवा डालता है पहले, ताकि ब्लड जो है वो जमे ना फ़ौरन से। तो सलाइवरी ग्लैंड तक फ़ौरन से वो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लाज्मोडियम कहाँ तक आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड तक। रोनाल्ड रोज ने मॉस्किटोज़ को जब वक्तन फ़क्तन साथ साथ टाइम टू टाइम उसने किल करके देखता गया तो उसे क्या नज़र आते गए? उनमें प्लाज्मोडियम नज़र आते गए। उसने कौन सा प्लाज्मोडियम पहले यूज़ किया? जो ह्यूमन को कटवाने के लिए, बाइट करवाने के लिए उसने जो मॉस्किटो यूज़ किया उसका नेम था एनोफ्लीज। एनोफ्लीज क्या है? वो मॉस्किटो जो किसके लिए यूज़ हुआ है? ह्यूमन के लिए। उसने इसको लेकर मलेरियल पेशेंट से बाइट करवाया और फिर उसको चेक किया तो उसे प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर नज़र आए। इसका मतलब मॉस्किटोज़ जो हैं वो फैला रहे हैं, लेकिन अभी हमें 100% कन्फर्म नहीं हुआ। अब उसका ये ख्याल था कि उसने पहले मलेरियल पेशेंट से कटवाया है, बाइट करवाया है, अब वो वाले मॉस्किटो जिनके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया है उनको ले और एक हेल्दी इंसान को बाइट करवाए, देखें कि क्या ये उसके अंदर प्लाज्मोडियम एंटर करवाती हैं कि नहीं। लेकिन फिर ये सोचा गया कि ये सीरियस हो सकता है ये मसला, मलेरिया के नताइज का नहीं पता था कि वो कितने सीरियस हो सकते हैं। फिर उसने इंसान की बजाय किसको यूज़ किया? स्पैरो को। और स्पैरो के लिए जो मॉस्किटो था उसका नेम था क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो किसके लिए था? स्पैरो के लिए। एनोफ्लीज मॉस्किटो था फॉर ह्यूमन। अब उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया, मलेरियल स्पैरो से बाइट करवाया, उस क्यूलेक्स मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम एंटर हो गए। फिर उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया और उस तक भी वो प्लाज्मोडियम चला गया, वो हेल्दी से मलेरियल बन गई। कंफर्म हो गया कि मॉस्किटोज़ ही जो हैं वो इंसानों तक बीमारी है जो मलेरिया इसको फैला रहे हैं। उसके बाद 1898 में ह्यूमन पर भी एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिया गया, हेल्दी ह्यूमन को भी बाइट करवाया गया और उसको भी मलेरिया जब हो गया तो ये बात कंफर्म हो गई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। और प्लाज्मोडियम लेकर कौन आ रहा है इंसान तक? मॉस्किटो।
प्लाज्मोडियम के फैलाने में रोल किसका है? मॉस्किटो का। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हुई। जो हम बार बार कहते हैं कि मॉस्किटो मॉस्किटो, ये कौन सी वाली मॉस्किटो है? फ़ीमेल मॉस्किटो। फ़ीमेल मॉस्किटो को ब्लड की ज़रूरत होती है, किस लिए? उसमें जो एग्स बन रहे होते हैं उन एग्स की मैच्योरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फ़ीमेल मॉस्किटो आकर ही बाइट करती है। उसके अलावा डेंगू के लिए भी मॉस्किटो होता है। ये तो मलेरियल थे ना, वो मॉस्किटो जो डेंगू के लिए होता है उसका नेम क्या है? अभी जब डेंगू फैला था तो आपने सुना ही होगा, उसका नेम है एडीज़ मॉस्किटो। इसका पूरा नेम होता है एडीज़ इजिप्टाई। तो डेंगू के लिए जो मॉस्किटो है वो है एडीज़ मॉस्किटो। जो स्पैरो के लिए यूज़ किया गया उसका नेम है क्यूलेक्स, और जो ह्यूमन के लिए यूज़ की गई वो थी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इसके बाद कुछ स्टेप्स रह गए थे जिनकी डिटेल हमने नहीं पढ़ी थी। वो कौन कौन से थे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, समराइजेशन, रिपोर्टिंग तो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद अगला जो स्टेप था, स्टेप नंबर 8, वो था थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? एक ऐसा हाइपोथेसिस जो क्या करे, जिसको बार बार आप टेस्ट कर रहे हैं। एक हाइपोथेसिस है जिसको क्या किया जा रहा है, अगेन एंड अगेन उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और वो गलत नहीं हो रहा, वो फिर भी बार बार दुरुस्त होता जा रहा है, तो वो अब क्या बन जाएगी? थ्योरी। ये हाइपोथेसिस जो हम ये बहुत सारे हमने 2-3 एग्जांपल पढ़ी हैं, उनको जितनी दफ़ा मर्ज़ी टेस्ट कर लें, जब वो गलत ही साबित नहीं होंगे तो ये क्या बन जाएगी एट दी एंड आकर? थ्योरी। थ्योरी के बाद अगला स्टेप होता है लॉ और प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्टेप है नंबर 9, लॉ और प्रिंसिपल। अब अगर थ्योरी क्या होती है? एक डाउटफुल होती है, अब यानी भी इसमें शक होता है, उसको गलत साबित किया जा सकता है। इस थ्योरी को भी मुख्तलिफ लोग जब बार बार टेस्ट करते हैं और वो गलत नहीं होती है, वो फिर भी सर्वाइव करती जाती है, तो वो क्या बन जाती है फिर? लॉ या फिर प्रिंसिपल। उसके बाद साइंटिफिक लॉ और होता है, लॉ और प्रिंसिपल तो है, इसके बाद साइंटिफिक लॉ भी होता है लास्ट में। ये क्या है? साइंटिफिक लॉ एक ऐसा लॉ है जिसको कोई भी मुस्तरद नहीं कर सकता। ये एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी है, जिसको कोई, ये कांस्टेंट फैक्ट है, इसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि मेंडल्स लॉ। मेंडल ने लॉ पेश किए थे इनहेरिटेंस पर, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत पर उसने बहुत सारे लॉज अपने पेश किए थे जो, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके अलावा है और एग्जांपल है इसकी हार्डी वेनबर्ग लॉ। ये वो लॉज हैं जिनको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। हार्डी वेनबर्ग लॉ। मलेरिया की प्रॉब्लम जो है वो हमने सारा स्टडी जो है इसकी कर ली। मुख्तलिफ हमने उसमें हाइपोथेसिस बनाए। प्रॉब्लम एक थी, लेकिन उसके अंदर असल में हमने 2 प्रॉब्लम्स देखी, यानी मलेरिया जो फैल किसकी वजह से रहा है? प्लाज्मोडियम की वजह से। और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मोडियम कौन ह्यूमन तक ला रहा है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि वो प्लाज्मोडियम है, वो मॉस्किटोस को फैला रहा है प्लाज्मोडियम को। उसके बाद जो स्टेप्स रह गए थे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरी क्या है, लॉ और प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक लॉ क्या है, और उसकी एग्जांपल्स भी साथ थी, ये भी साथ हमने